हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था उसमें हिमालयी नदियों के बारे में मैं भली भांति उसको कंप्लीट कर दिया हूं। यानी कि हिमालयी नदियां का मतलब ये हुआ कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली भारत में जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। जैसे कि आप यहाँ देखिए इस मानचित्र में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि जो पूरब की तरफ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसके बारे में, और मध्य से जो गंगा नदी तंत्र उसके बारे में, और सबसे पश्चिमी सिरा से भारत के सिंधु नदी तंत्र। यानी कि हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से उसको अध्ययन कर लिए हैं। और आज से हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं इस मानचित्र में प्रायद्वीपीय भारत को दिखाया हूँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैं कुछ इंडिकेट यहाँ पर किया हूँ। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों के बीच क्या संबंध है या क्या अंतर है। ठीक है ना, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बीच में कैसा अंतर संबंध है या कैसा अंतर है ये दोनों तरफ से निकलने वाली नदियों के बीच में। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में जानने से पहले आइए उसको तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों में क्या मुख्यतः विशेष अंतर है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। और हाँ, जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर अभी नए होंगे या जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक और शेयर भी करें, और कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। तो सबसे पहले आप एक चार्ट की तरह बना लीजिए। ठीक है, और मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप उसको वैसे नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। देखिए और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वह नई हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सबसे पहले इसका क्या कंडीशन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यह जो है नई हैं। ठीक है, और यह जो है पुरानी है। सबसे पहला अंतर कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या है, नई हैं, यानी कि नए हैं, और इससे निकलने वाले प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ जो हैं पुरानी है। इसको कैसे स्पष्ट किया गया कि ये नदी नया है, मतलब हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वह नए नदी हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ पुरानी नदी हैं। इसको स्पष्ट कैसे किया गया, जिसका कारण इसको साबित करने के लिए मतलब कि इसको ऐसे बताया गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो आज भी अपने घाटी को गहरा करते जा रहे हैं। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वह आज भी अपने घाटी को गहरा कर रहे हैं। वह जहाँ से बहती हैं, जैसे पर्वतीय इलाका से, जैसे इस पर्वत से यहाँ से अगर ये कोई नदी निकल रही है तो यह अपने क्षेत्र को यह दिन प्रतिदिन ऐसे काटते जा रही है। ठीक है, यानी कि नदी ऐसे बह रही है। तो हिमालय से निकलने वाली नदी जो है वो अपनी घाटी को आज भी काट रही है। ठीक है, यानी कि अपना काम पूरा नहीं किया है। नदी का क्या काम है, अब जिस क्षेत्र में वह बहती है उसके स्थलीय भाग को, अपने घाटी को काट करके और गहरा करना। तो
जो नदियां नई हैं वो आज भी अपने घाटी को गहरा कर रही हैं, काट रही हैं। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, वह आज भी अपनी घाटी को काट करके और गहरा कर रहे हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं वह अब अपना जो कार्य है, मतलब कि जो घाटी को काटने का काम है, वह उस काम को लगभग समाप्त कर चुके हैं और अपना आधार तल को प्राप्त कर लिए हैं। तो आप लिखेंगे इसके अंतर को कि हिमालय से निकलने वाली नदियां नई हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां पुरानी हैं। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां क्यों हैं, उसका क्या प्रूफ है? यही है कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो आज भी अपनी घाटी को काट करके गहरा कर रही हैं। ठीक है, यानी कि अपनी घाटी को काट करके जब पहाड़ से उतरती है तो वह काट करके गहरा कर रही हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो हैं अपना यह कार्य समाप्त कर चुकी हैं, लगभग इसका काम समाप्त हो चुका है, अपने घाटियों को काटने वाला काम। यानी कि वह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां जो हैं अपने आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जब पर्वत से उतर करके मैदानी भाग में, यानी कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है, यानी कि जब हिमालय पर्वत से नदियां उतरती हैं और मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदियां विसर्पण करने लगती हैं। कैसे विसर्पण करती हैं? देखिए, जैसे कि यह पर्वतीय इलाका से अगर नदी यहाँ उतर रही है तो पर्वतीय इलाका से जब नदी उतरती है तो सीधा उतरती है और जैसे ही मैदानी इलाका में प्रवेश करती है यह सर्पिला आकार में बहने लगती है। यानी कि नदी का जो गति होता है यहाँ पर मंद हो जाता है, तो ऐसे ऐसे अपना मतलब सर्प की तरह वो मोड़ लेते हुए नदी बहना शुरू हो जाती है। तो उसको बोलते हैं विसर्पण करना। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर्वतों से उतर करके जब उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो नदियां विसर्पण करने लगती हैं। कैसा करने लगती हैं? तो विसर्पण करने लगती है। अब विसर्पण समझ गए। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां वह विसर्पण नहीं करती हैं। ठीक है, अब यह विसर्पण क्यों करती हैं? क्योंकि जैसे ही पर्वत से यह उतरती है और समतल मैदान में जब यह प्रवेश करती है नदी, तो समतल मैदान में क्या होता है कि उसका भूमि यानी कि समतल मैदान का जो बनावट होता है, उसका मिट्टी होता है, वह मुलायम होता है। इसलिए उसको काट छाट करके इधर उधर अपना मोड़ लेते हुए बहना शुरू हो जाती है। और उस विसर्पण करने के क्रम में क्या होता है कि कुछ नदियां जो होती हैं अपने मार्ग को बदल देती हैं। जैसे देखिए, अगर एक नदी यहाँ से उतर करके ये विसर्पण ऐसे कर रही है, अब इधर बह रही है और कुछ समय के बाद मतलब बहुत वर्षों के बाद या कभी अचानक ऐसा हुआ कि यह पहले इधर जा रही थी, अब इसका रास्ता इधर हो गया, यानी कि यह वाला रास्ता इसका ये बंद हो गया, तो इसका रास्ता बदल गया ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब नदियाँ विसर्पण करने लगती हैं मैदानी भागों में तो वह कभी कभी अपना मार्ग भी बदल देती हैं। जैसे कि कोसी नदी। कौन नदी? कोसी। कोसी ये कहाँ है? बिहार में जो कोसी नदी है ना, वो अचानक कभी एक समय ऐसा आता है कि इस रास्ता से वह बह रही है और अचानक वह अपना रास्ता को परिवर्तित करके जिस जिला में या जिस क्षेत्र में कभी सूखा हुआ करता था उधर अचानक बाढ़ आ जाता है। तो यह कोसी जो जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर्वतों से उतर करके मैदानी भागों में विसर्पण करने लगती हैं और अपना मार्ग भी परिवर्तित कभी कभी कर देती है। उसी में आगे लिखिए कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ क्या है? विसर्पण नहीं करती हैं। ठीक है, और नहीं ये अपना मार्ग बदलती है। इसका मार्ग लगभग निश्चित होता है। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों का मार्ग जो होता है वह निश्चित होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यह प्रायद्वीपीय भारत है, यह पूरा कठोर चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कठोर चट्टान से। तो कोई भी नदी अगर यहाँ से ऐसे गुजर रही है, अगर कोई नदी यहाँ से इसमें बह रही है इस घाटी में, ठीक है, तो इसके अगल बगल क्या है? कठोर चट्टान से निर्मित स्थल है। तो कठोर चट्टान से जब निर्मित स्थल होगा तो वह नदी के मार्ग को नियंत्रित कर लेता है। क्या करता है? नदी के मार्ग को नियंत्रित करता है, यानी कि इसके मार्ग को नहीं बदलने देता है और न ही ज़्यादा विसर्पण शो कर देता है। यानी कि एक सीधे घाटी में, यानी कि पूरे स्थलीय भाग में जो कठोर चट्टान से घिरा हुआ है
वही एक निश्चित मार्ग में नदी प्रवाहित होती है। अब समझ गए। आप देख रहे होंगे यहाँ कि जैसे ये चट्टानी इलाका है यानी कि पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका जो होता है वह मैदान के अपेक्षाकृत कठोर होता है ना, क्योंकि चट्टानी इलाका है और समतल उत्तर भारत के मैदान तो समतल है और वह मैदानी इलाका है, मतलब वहाँ की मिट्टी जो है मुलायम मिट्टी है और यह जो है कठोर चट्टान से निर्मित क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में नदी बह रही है इस घाटी में, तो क्या है कि यह नदी विसर्पण नहीं करेगी उतना, और यह जो है अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह जिस मार्ग में बह रही है उसी मार्ग में एक निश्चित इसका मार्ग हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हिमालय की नदियां बहुत लंबी हैं। हिमालय की नदियां जो है वह लंबी हैं, किंतु प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है उतनी लंबी नहीं हैं। यह जो है नदियां लंबी हैं किंतु यह छोटी छोटी हैं। क्या है, यह नदियां छोटी छोटी हैं। ठीक है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां अपेक्षा बहुत ही लंबी लंबी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां छोटी छोटी हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय से देखिए आप यहाँ से नदी निकलती है, एक नदी जो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और यह देखिए इसका प्रवाह देखिए ऐसे होकर के यहाँ आकर के अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और एक गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और ये ऐसे बहते बहते और ला करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और एक सिंधु नदी जो है, मतलब गंगा यहाँ से नहीं निकलती है, गंगा और सिंधु नहीं ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे होकर के यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो इस प्रकार से यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, यानी कि लंबी लंबी हैं, किंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ छोटी हैं। क्यों? क्योंकि यह इस जैसे बहुत सारी नदियां यह पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और अरब सागर में आकर के अपना जल गिरा देती है। कुछ नदियां यहाँ से भी निकलती हैं तो आकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं, लेकिन इसकी दूरी जो है तय करने की दूरी वह कम पड़ता है, यानी कि इसके नज़दीक में सागर मिल जाता है। नदियों का अंत कहाँ होता है? सागर में। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जो होता है मतलब वह छोटी नदियाँ होती हैं, किसकी अपेक्षा? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसके लिए समुद्र जो है बहुत दूर तक मिलती है, इसलिए समुद्र के तलाश में नदियां बहुत लंबी यात्रा करती हैं, तो यह नदियां लंबी हो जाती हैं। किंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का मंजिल जो है यानी कि समुद्र जो है नज़दीक मिल जाता है, इसलिए इसकी लंबाई भी छोटी है। आप इसी में लिखिएगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह लंबी हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी जो हिमालय से निकलती है वह कौन सी नदी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। किंतु प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। आप हर पॉइंट को हिमालय की नदी के साथ तुलना करते हैं, हम इसलिए चल रहे हैं कि आप जब उसको समझ लेंगे तब प्रायद्वीपीय भारत की नदी को पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबी हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, और प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि हिमालय से निकलने वाली नदी जो है, हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी है, किंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां मौसमी हैं। क्या है? मौसमी हैं। वर्षवाहिनी का मतलब क्या हुआ कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह वर्षवाहिनी हैं, मतलब कि वर्ष भर इसमें जल प्रवाह बना रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं इसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है,
किंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ मौसमी है, मौसम के अनुसार इसमें जल की मात्रा घटते बढ़ते रहता है और कभी कभी तो कुछ नदियाँ तो इसमें से सूख भी जाती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी है, मतलब कि पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर जल प्रवाह उसमें अच्छा तरीका से बना रहता है। उसके पीछे क्या कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को दो स्रोतों से जल मिलता है। किससे मिलता है? दो स्रोत से जल मिलता है। आप इसको इसमें लिखिएगा दो स्रोत और इसमें लिखिए एक स्रोत। ठीक है, तो इससे क्या आप समझे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी है, यानी कि पूरे साल भर उसमें जल की प्रवाह अच्छा बना रहता है, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी है। वर्षवाहिनी क्यों है हिमालय से निकलने वाली नदियां? क्योंकि उसका जल का स्रोत दो स्रोतों से मिलता है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल दो स्रोत से प्राप्त होता है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले नदियों का जल का स्रोत सिर्फ एक ही है। दो स्रोत कौन कौन है? एक वर्षा जल और एक हिमनद। क्या है? वर्षा जल और दूसरा हिमनद। ठीक है, या ग्लेशियर बोलते हैं इसको। हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, और इसमें सिर्फ है वर्षा जल, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को सिर्फ वर्षा से जल प्राप्त होता है और हिमालय से निकलने वाली नदियों को वर्षा से भी जल मिलता है और ग्लेशियर से भी मिलता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो जल है वह वर्षा से भी मिलता है और ग्लेशियर से भी मिलता है। आप जानते होंगे कि हिमालय, लगभग संपूर्ण हिमालय जो है वह 6000 मीटर से उसकी औसत ऊंचाई है और 6000 मीटर से औसत ऊंचाई होने के कारण हिमालय जो है वह पूरे बर्फ से आच्छादित है, यानी कि बर्फ से वह ढका हुआ है। तो जो बर्फ से ढका हुआ है उसी को, यानी कि बर्फ जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जमा होता है, बर्फ से बने हुए जो, मतलब कि जहाँ जमाव बर्फ का ज़्यादा है उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्लेशियर से हिमनद, यानी कि बर्फ के द्वारा जो नदी वहाँ निर्माण हुआ उसको हिमनद बोलेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं उसको एक तो वर्षा का जल प्राप्त होती है कि जब वर्षा होता है तो उसमें पानी उसके नदी में बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ता है, और उसके अलावा हिमालय पर जो बर्फ जमा हुआ है और वह बर्फ के पिघलने से भी उसमें उसके नदियों में जल का प्रवाह बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि पूरे वर्ष भर हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल प्रवाह सदा निरंतर बना रहता है। ठीक है ना, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों में सिर्फ वर्षा जल से ही जल प्राप्त होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, आप जानते होंगे। और नहीं तो मैं भारत का भौतिक स्वरूप में मैं हिमालय के बारे में और पूरे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भली भांति मैं बता दिया हूँ। आप हमारे उस वीडियो को भी, प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है हमारे चैनल पर, मतलब जा करके उसके होम पेज पर, और प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ इसको ये समझिए कि हिमालय पर जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, उसको वर्षा के जल से भी जल प्राप्त होता है, और वहाँ पर जो ग्लेशियर जमा रहता है, हिमालय पर जो बर्फ जमा है, उस बर्फ को पिघलने से भी उस नदियों में पानी का प्रवाह होते रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों में सिर्फ मौसमी वर्षा के कारण, जो बरसात का जो पानी होता है, जब वर्षा होती है तो उससे जो जल प्राप्त होता है उससे ये नदियाँ का जल प्रवाहित होता है। यही कारण है कि बहुत सारी नदियाँ जो हैं वह कभी कभी सूख जाती हैं, या तो उसमें जल का मात्रा बहुत कम हो जाता है। इस क्षेत्र में, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियाँ मार्च से जून तक बहुत सारी नदियों में, लगभग नदियों में, बहुत सारी नदियों में वर्षा का जल नहीं मिलने के कारण जून से, मतलब मार्च से लेकर के और जून तक, कब से, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, मार्च से जून तक, मार्च से जून तक जो है वो वर्षा जल नहीं मिलने के कारण प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ
में जल का प्रवाह या तो कम हो जाता है या तो पूरे सूख जाता है बहुत सारी नदियों में। लेकिन यही मार्च से जून तक, इस मार्च से जून तक हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल का प्रवाह और बढ़ जाता है। ठीक है ना, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी हो गए, तो इसमें क्या है कि मार्च से जून तक में जल का प्रवाह और बढ़ जाता है, यानी कि बाढ़ तक भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्च से जून तक तापमान जो होता है बहुत हाई होता है, और अधिक तापमान होने के कारण हिमालय पर का जो ग्लेशियर है वो बहुत अधिक मात्रा में पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब अधिक मात्रा में पिघलेगा तो वहाँ से जल का बहाव अधिक होगा, तो जिससे कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। समझ गया? यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल स्तर मार्च से लेकर के जून के बीच में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू हो जाते हैं और उससे जल अधिक मात्रा में वह ग्रहण कर लेती है नदी। लेकिन वही प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां मार्च से जून तक जल का स्तर एकदम निम्न स्तर में आ जाता है, या तो बहुत सारी नदियों का जल सूख जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों के बीच का अंतर, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या तुलनात्मक संबंध है, उसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया। और इसके आगे एक चीज़ और लिखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बंगाल की खाड़ी में, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदियां, और इधर अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियों को दो भाग में बांट करके प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को अध्ययन करेंगे। और इसको आज का मैं टॉपिक यहीं समाप्त कर रहा हूं, और बाकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चर्चा करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ में भी आया होगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बीच में क्या अंतर है। और आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।